तीन तरह के थ्रेट्स थे, उनमें हमने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट डिस्कस किया, उसको हमने एक्सप्लेन किया, इकोनॉमिक थ्रेट्स की, और हम जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स की बात करेंगे. The financial loss and geopolitical instability caused by climate change mounts immense administrative and political challenges. The Syrian civil war has its origin in the destruction of its major farmland and the subsequent mass migration and infrastructure deficit that ensued in cities. So explain करते हैं. Signpost, all of the aforementioned issues lead to the third order of consequences which are geopolitical in nature. अब उसको भी हम मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन करेंगे, तीन तरीकों से. फर्स्ट, द क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस अपैरेटसेस ऑफ स्टेट्स टू डील विद डिजास्टर रिलेटेड इमरजेंसीज. आपका खर्चा ज्यादा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के चैलेंजेस बढ़ गए हैं रियासतों के, पॉलिटिकल चैलेंज है. सेकंड, एज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टॉल गोज अप, यानी जो हमने पिछले दो आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली बात की थी, द कॉस्ट टू मैनेज दीज क्राइसिस शूट्स अप एज वेल. These put a huge drain on the already stretched resources of the countries, particularly those in the developing world who also happen to be hardest hit with climate change. कि ऑलरेडी गरीब ममालिक के पास पैसे नहीं है और क्लाइमेट चेंज भी उधर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन गरीब ममालिक को करता है, तो फिर जब वहां पर अमवात ज्यादा होती हैं, वहां पर जब ये तबाह होती हैं फसलें हो, तो उनको ज्यादा और मजीद पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसको मैनेज करने के लिए. एक विशियस साइकिल बन जाता है. थर्ड, क्लाइमेट रिलेटेड disasters cause geopolitical instability. The historic 2006 drought in Syria destroyed 60% of the farms in Syria, killed 80% of the livestock, and drove 1.5 million climate refugees into the cities of Syria, where they collided with another 1.5 million refugees from the Iraq war. तो अचानक से सीरियन सिटीज में 3 मिलियन लोगों एडिशनल आ गए, 1.5 मिलियन फ्रॉम इराक वॉर रेफ्यूजीज एंड 1.5 मिलियन क्लाइमेट रेफ्यूजीज. This, along with other factors, opened the gates of hell that people are trying to close now. Yani basically, it's a rhetorical way of saying that Syrian war was started because of this, which was one of the reasons why Syrian war was started, because ये एक बहुत बड़ा ये factor उसके अंदर बना था. Thus, the administrative, financial and geopolitical burden induced by climate change is enormous. तो ये threats के हमने जो टॉपिक में जो के थ्रेट्स लिखा हुआ है, तो हमने उसे कनेक्ट कर दिया, दोबारा उसको रीइंस्टेट कर दिया अपने आर्ग्यूमेंट को टॉपिक के साथ. अब हम सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम इसमें विल बी क्रिएटिव, विल बी इंजीनियस, विल बी इंटेलेक्चुअली रिगरस एंड विल बी अप टू डेट विद द कंटेंट. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू कन्फ्रंट दीज थ्रेट्स? अब अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज होती है कि अगर टॉपिक के अंदर कोई वर्ड यूज हुआ है तो अगर आप उसी को यूज कर ले तो वो उससे आपकी ऐसा लगता है कि टॉपिक की यानी आपके ऐसे की रेलेवेंस बहुत शो होती है ऐसे टॉपिक के साथ कि आप बहुत रेलेवेंट हैं अपने मौजू के साथ. तो चूंकि उसने द वे फॉरवर्ड लिखा है तो हमने भी वे फॉरवर्ड यूज कर लिया ताकि वो एक रेलेवेंस शो. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू कन्फ्रंट दीस थ्रेट्स? पहली, उसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, उसी फॉर्मेट में हमने लिख दिया जहां हम क्लासिफिकेशन किए. जैसे पहले टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है कि सॉल्यूशंस एक तो ये है कि नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की जाएं, दूसरा कि ऐसे बिजनेस मॉडल डेवलप होंगे जो उनको स्केल करें, और फिर पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और चौथा फिर अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड. सो सबसे पहले, द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन बी मिटिगेटेड थ्रू कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस सच एज हार्नेसिंग द क्लीन एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, डेवलपिंग इलेक्ट्रिक कार्स सच एज टेस्ला. ये आप ना भी लिखें, जो कि ये मैंने इलॉन मस्क की मोहब्बत में लिख दिए, बट लिख लें या ना लिखें आपकी मर्जी. रिसाइकलिंग प्लास्टिक, reforestation through seed firing drones, precision agriculture and vertical farming. The threats mentioned above, पिछले paragraph में, are and can be resolved through cutting edge technologies. Can be and are being resolved. Grammatically तो correct नहीं है, but rhetorically बड़ा अच्छा लग रहा है. The threats mentioned above can and are being resolved through cutting edge technological and scientific innovations in several ways. First, many countries are now harnessing clean energy through renewable sources, that is solar, wind and water. For instance, Germany's 81% of all its energy now comes from renewable sources. Second, production of electric cars, such as those developed by Tesla, are flooding consumer markets. Their number grew from 0.1 million in 2012 to 3.3 million in 2018.
Third, recycling and reusing plastic instead of creating it new, यानी कि बिल्कुल फ्रेश बनाने की बजाय from fossil fuel उसे reuse करें, is becoming big business. In January 2020, Vietnam announced that it is creating its first zero plastic waste city. Fourth, reversing desertification and deforestation through technological tools such as drones. The modern seed-firing drones can plant thousands of trees in a day. Fifth, developing precision agriculture and vertical farming in cities to ensure food security without having to convert forests into agricultural land. Turkey and China are already leading the world in this sector. These innovations show that not only solutions are available but also being employed at a fast pace. अब आप कहेंगे कि ये एक सेपरेट आर्ग्यूमेंट है, ये एक सेपरेट बात है, आपने इतनी जल्दी जल्दी में इनको करके छोड़ दिया, बट नहीं, इसमें जो मेन आर्ग्यूमेंट हमारा फोकस है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है और ये उसकी डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं. तो हमने इसमें सिर्फ मेन एक आर्ग्यूमेंट जो हमने डिस्कस किया था कि एक पैराग्राफ में एक आइडिया आएगा, इसमें एक ही आइडिया है, वो ये कि सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. तो इसलिए हम नई टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट किस्म की, और तो इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है. इसलिए ये डिफरेंट टेड टॉक्स हैं जो उसके ऊपर हैं, जो मैंने आपको अभी यूज किया कंटेंट, तो वो आप इधर से देख सकते हैं ताकि आप फील करें उस कॉन्टेक्ट को. द सरप्राइजिंग सोल्यूशन टू ओशन प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के ऊपर है, बहुत अच्छा. हाउस ड्रोन्स आर हेल्पिंग टू प्लांट ट्रीज, ये सीड फायरिंग ड्रोन्स हैं. वर्टिकल फार्मिंग ये है कि जो शहरों के अंदर अर्बन फार्म्स डेवलप किए जाते हैं. इसी तरीके से आप कोई प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे भी देख लें तो आपको पता चल जाएगा प्रिसीजन एग्रीकल्चर कौन सी होती है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन वगैरह आते हैं ताकि वाटर ज़ाया ना हो आपका. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हमने की. उसके बाद सेकंड, बिजनेस सॉल्यूशंस. आफ्टर हैविंग अचीव्ड द ग्रिड पैरिटी, द इन्वेस्टमेंट इन दीज टेक्नोलॉजीज हैज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली. The renewable energy has become the biggest source of investment, beating the initial projections many times over. These innovations are spreading fast, जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो, because they have addressed the elephant in the room, यानी कि जो सबसे बड़ा मसला होता है ना उसे elephant in the room कहते हैं. तो ये हमारा इंट्रोड्यूस किया आर्ग्यूमेंट, because they have addressed the elephant in the room, the grid parity. अब ग्रिड पैरिटी एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है. इट इज अंडरस्टूड एज दैट थ्रेशोल्ड बिलो विच रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. ग्रिड पैरिटी वो चीज है कि सबसे बड़ा रिन्यूएबल्स में मसला क्या था. रिन्यूएबल्स में मसला यह था कि फॉसिल फ्यूल्स की जो कॉस्ट थी वो कम थी और रिन्यूएबल्स की सोलर, विंड, थर्मल, हाइड्रो पावर, इनकी कॉस्ट ज्यादा थी. जब इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कम है, तो ऑटोमेटिकली ज्यादातर लोग कम कॉस्ट वाली चीज को प्रेफर करते हैं. तो जरूरत इस चीज की थी कि टेक्नोलॉजी बेहतर करते हुए, रिसर्च बेहतर करते हुए, सब्सिडीज के जरिए भी इसकी कॉस्ट को भी नीचे लाया जाए. जब ये कॉस्ट इससे नीचे आ जाएगी ना, ग्रिड कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल से कॉस्ट उसकी थोड़ी नीचे आ जाएगी, तो फिर रिन्यूएबल will be the default option and most people will be using renewable. इसको कहते हैं ग्रिड पैरिटी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा कंट्रीज ने अब अचीव कर ली है. It's like the difference between 0 and 1 Celsius, the difference between ice and water. Economically, it's the difference between the markets that are frozen up and liquid flows of capital into new opportunities for investment. अब इसकी मिसाल, starting in 2010, investments globally in renewable electricity generation surpassed fossils. Due to this, the $5 trillion oil and gas industry is facing seismic shift. तो अब क्योंकि अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आने लगी है, ग्रिड पैरिटी आ गई है, तो जो आपकी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है उसमें बहुत तब्दीली हो रही है. From 2008 to 2016, the biggest utility company Eon has seen its share price fall by 75%. तो जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है उसकी 75% शेयर प्राइस कम हो गई है. For renewables, on the other hand, the best projections in 2000 were that by 2010 the world would be able to install 30 gigawatts of wind capacity. That mark was beaten by 14.5 times over. यानी सन 2000 के अंदर लोगों ने, ये जो कंसल्टेंसीज ने, सर्वेयर कंपनीज ने ये प्रोजेक्ट किया था कि 10 सालों के अंदर दुनिया में 30 गीगावाट्स की कैपेसिटी लगेगी विंड की. जब 2010 आया तो हमने उससे 14.5 टाइम ज्यादा प्रोड्यूस किया. सो 30 मल्टीप्लाई बाय 14.5 करें तो उतने गीगावाट्स हमने इंस्टॉल किए. बिकॉज ग्रिड पैरिटी, in 2002 the best projections were that the world would install 1 gigawatt per year by 2010. When 2010 came around, that mark was beaten 70 times over. I think this was for solar.
ये मैं लिखना भूल गया. In 2015 it was beaten by 58 times over, and in 2016 it was beaten by a staggering 68 times over. यानी कि exponentially investment बढ़ती जा रही है, linearly नहीं बढ़ रही. ऐसा नहीं है कि इस तरह investment बढ़ रही है, investment ऐसे बढ़ रही है exponentially. Globally, renewables now make up to 28% of the electricity generation. The exponential increase in investment in renewable sources show that market-based solutions offer great prospect to tackle climate change. तो इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी दिखाया, लेकिन ये वाली वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं इकोनॉमिस्ट की. और ये आर्टिकल के अंदर बेसिकली दिखाया है कि ग्रिड पैरिटी कितनी डिफरेंट कंट्रीज ने अचीव की हुई है, सोलर ग्रिड पैरिटी. अब हम पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं. Greater governmental regulations and cooperation on both national and international level are required to accelerate the shift towards renewable sources of energy. Many coal-based power plants have already been closed worldwide as a result of these political efforts. The above-mentioned achievements are already attributable to the tremendous strides made by China and some European Union countries. ये बहुत ज्यादा जो हमने अभी ऊपर डिस्कशन किए हैं, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट सारा चाइना और ईयू कंट्रीज की वजह से हुई है बहुत ज्यादा. China's renewable power amounted to 40% of its total generating capacity, यानी 40% उसकी जो टोटल जनरेशन है वो रिन्यूएबल से हो रही है, which is greater than the entire power capacity of Japan and India combined. तो इंडिया और जापान की टोटल पावर कैपेसिटी भी इंक्लूड करें तो उससे भी ज्यादा रिन्यूएबल से प्रोड्यूस करा चाइना अपने अंदर. However, one country alone cannot solve the global crisis. It is a transnational problem and requires a global political solution. The Paris Agreement was a breakthrough in this regard. The Paris Climate Agreement was a breakthrough in this regard. However, its provisions remain non-binding. This has to change. तो यानी हम political solutions की बात करें तो हमने कहा Paris Agreement के अंदर binding होनी चाहिए. Additionally, more and more countries need to regulate carbon footprint on their own. खुद political solutions manage करें. Although President Donald Trump has backed from Paris Agreement, he hasn't been able to reverse the tide against fossil fuels. कि political solutions की एक इस तरह की thrust चल पड़ी हुई है और ये पूरी solutions एक खास direction में चल पड़े हैं कि वो नहीं रुक रहे अब. उसका scale कम हो गया होगा कुछ जगहों पे जैसे अमेरिका के अंदर, लेकिन वो रुके नहीं. Despite partisanship in the US Congress, के US Congress में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो नहीं है एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज के हक में, और डोनाल्ड ट्रंप ने बैकआउट कर लिया क्लाइमेट एग्रीमेंट से. 50 कोल पावर प्लांट्स हैव शट सिंस डोनाल्ड ट्रंप केम टू ऑफिस. सिंस 2010 289 coal power plants have closed, comprising 40% of US's coal power capacity. China and EU are already cooperating in developing a framework that would provide incentives for greening the world trade, यानी कि environmental friendly world trade, ताकि coal based चीजें कम यूज हो. Primarily through carbon tax, कि आप जितना कार्बन रिलीज करोगे उतना आप पे टैक्स लगे. Such an agreement would be a breakthrough, as these two emitters account for a third of global emissions. तो अगर ऐसी कोई चीज फ्रेमवर्क मटेरियलाइज हो जाता है, ऐसा कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन बन जाता है कि पूरा EU और पूरा चाइना उसको फॉलो करे और इन्फोर्स करे, तो 1/3 of the emissions तो केटर हो सकती हैं. If other countries follow suit, governmental regulations and intergovernmental cooperation can prove to be the death knell for the unbridled carbon emission. तो इसी तरह अगर दूसरी कंट्रीज भी इस तरह के पॉलिटिकल सॉल्यूशंस और इंटरगवर्नमेंटल कोऑपरेशन आपस में करती हैं तो अनब्रिडल्ड कार्बन एमिशन कम हो जाएंगे. चौथा सॉल्यूशन, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग. Existing and future cities must be designed along following principles, must be redesigned rather, following principles to make them more sustainable and eco-friendly. Mixed use design, walkability, bus rapid transit networks, biophilic and sponge models. Now these are the things that are generally missing in all the climate change related essays in the market, and that's what's going to set you guys apart from other competitors. So don't leak this out, right? While the world is attempting to solve the issue of climate change through these interventions, countries are going to build cities for an additional 3 billion people. So हम जैसे climate change के solve करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चूंकि population बढ़ गई है तो हमें in the next few years 3 billion लोगों के लिए नए शहर बनाने हैं. That's a doubling of the urban environment.
अभी जितना अर्बन एनवायरनमेंट है इससे डबल चाहिए इसके लिए, और डबल हो जाएगा. It goes without saying that these two directions are mutually incompatible unless there is a radical rethinking of the way cities are designed and managed. क्योंकि आप जैसे जैसे शहर बढ़ाएंगे, गाड़ियां बढ़ेंगी, तेल का खर्चा बढ़ेगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, उनके अंदर कोल चलेगा, बिजली की प्रोडक्शन के लिए आपको कोल चाहिए, एसी के लिए मतलब आपको चाहिए, आपको थर्मल पावर चाहिए ठंडा गर्म रखने के लिए ठंडे इलाकों में. सो जैसे जैसे सिटीज एक्सपैंड करेंगी वैसे वैसे क्लाइमेट विल वर्सन ऑफ. तो हम क्लाइमेट चेंज की सॉल्व करने की कोशिश करें, वेल एट द सेम टाइम पॉपुलेशन बूम है दुनिया में, और 3 बिलियन नए लोगों के लिए हम अगले 25 सालों में शहर बना रहे होंगे. तो हम ये नहीं कर सकते जब तक हम शहर का मॉडल नहीं बदलते. Urban sprawl is the chief antagonist in the story to fight climate change. Sprawl basically unplanned growth है जो adversely impact करती है, जो sustainable नहीं होती, उसको urban sprawl कहते हैं. The antidote to sprawl comes in several forms. कि आप इसको sprawl को रोक कैसे सकते हैं? First, it is important to create mixed use and mixed income neighborhoods. कि basically इतनी separated areas में बहुत दूर दूर लोग ना हो, क्योंकि मिक्स्ड यूज नहीं होंगे. और अगर सेग्रीगेटेड है, यूक्लिडियन जोनिंग है, तो अगर एक बंदे ने कोई ग्रोसरी भी करनी है तो उसे गाड़ी में बैठ के दूर मॉल में जाके करना पड़ता है. जैसे हमारी गेटेड कम्युनिटीज हैं, बैरियर टाउन, डिफेंस, बहुत सारे एरियाज में ये मसला है कि वहां पर आपके रेजिडेंशियल एरिया में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, आपको गाड़ी पर ट्रैवल करना पड़ता है. तो आप गाड़ी ज्यादा चलती है, फ्यूल ज्यादा बर्न होता है, क्लाइमेट ज्यादा खराब होता है. तो इसलिए मिक्स्ड यूज एरियाज होते हैं कि जहां पर एक ही जगह पर मिक्सचर हो डिफरेंट चीजों का, तो आप पैदल भी वो चीजें एक्सेस कर सकते हो. Second, there is a need for geographic equity in the street circulation system. Equity बराबरी को कहते हैं, fairness को कहते हैं. तो geographic equity से मुराद ये है कि जो सड़कों पे हर तरह का बंदा मौजूद होता है और उस हर तरह के बंदे के लिए रोड होनी चाहिए. That is, if there are a third of people who own cars, अगर सिर्फ 30% लोग या 33% लोगों के पास गाड़ियां हैं, only 30% of roads should be dedicated to them. The rest should be designed to increase walkability, that is more spaces for pedestrian and bikers. कि आपको अगर 30% लोगों के पास गाड़ियां हैं किसी सोसाइटी में, तो सिर्फ 30% रोड डेडिकेट होनी चाहिए गाड़ियों की, बाकी 70% पैदल चलने वालों के लिए और साइकिलिस्ट के लिए होनी चाहिए. थर्ड, टू ओवरकम अनब्रिडल्ड मोटराइजेशन, यानी कि जो गाड़ियों का बहुत ज्यादा इंक्रीज है, देयर इज अ नीड फॉर हाई क्वालिटी ट्रांजिट इन द फॉर्म ऑफ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स. कि बस रैपिड्स, बीआरटीज बनाने की जरूरत है ताकि लोग गाड़ी कम से कम ले, और पूरा आपका जिस तरह बाहर के मुल्कों ममालिक में सबवेज हैं या बसेस बनाई गई हैं, और वो ज्यादा होनी चाहिए हमारे लोग डेवलपिंग कंट्रीज में इन पर्टिकुलर और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गाड़ी की जगह रिप्लेस करें उसे. सो फॉर इंस्टेंस अगर 3 गाड़ियों को रिप्लेस करती है एक बस, तो इसके बहुत बहुत इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं. एक अच्छे बस सिस्टम होने के, एक अच्छे बीआरटी सिस्टम होने के, एक मेट्रो बस सिस्टम होने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, इन्वायरमेंटली, इकोनॉमिकली और सोशली भी. तो आगे फोर्थ, द ओवरऑल सिटी स्ट्रक्चर्स शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिलिक एंड स्पंज सिटीज टू प्रिजर्व बोथ नेचर एंड वाटर. बायोफिलिक और स्पंज सिटीज में मॉडल डिफरेंट है. बायोफिलिक में बेसिकली जहाँ पे आप नेचर को इनकॉर्पोरेट करते हो अपने सिटीज के अंदर, और स्पंज मॉडल ये होता है कि वो फ्लड वाटर को इस तरीके से एब्जॉर्ब करता है ताकि पानी को रीयूज किया जा सके. इसके अंदर ऑब्वियसली मैं आपको रिसोर्सेज अटैच किए होंगे. अच्छा, वो मैंने आपको शुरू में अटैच किए थे प्रीरेक्विजिट्स में. हाउ आर दीज प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी बीइंग इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड? अब हम केस स्टडीज पे आ गए हैं. इसमें बेसिकली केस स्टडी कम है, ये एग्जांपल्स की कंग्लोमरेशन ज्यादा डिफरेंट शहरों की, मैंने उसमें मिसालें दे के तो इसको कर दिया. Many countries are implying new urbanism movements designs. जो हमने अभी तक प्रिंसिपल्स यूज किए हैं, ये न्यू अर्बनिस्ट मूवमेंट है एक, तो उसके आइडियाज हैं ये. टू डेवलप इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल सिटीज, फॉर इंस्टेंस model biophilic cities Singapore, model sponge cities heavy city China, model walkable city Amsterdam, model bus rapid transit network Guangzhou China. While these principles developed by the new urbanism movement are theoretically very sound, it is pertinent to see whether they are practically and politically viable as well. Fortunately, many countries have already proven that they are. Singapore's biophilic structure, for instance, is putting nature at the heart of its planning and design process. It has issued a landscape replacement policy that ensures any greenery removed through development process to be replaced on the buildings that replace them. तो सिंगापुर में पॉलिसी है कि अगर कोई डेवलपमेंट हुई है, 4 आपने बिल्डिंग्स बनाई हैं, तो जितनी आपने ग्रीनरी रिमूव की है
उतनी ग्रीनरी आपने फिर उस बिल्डिंग के अंदर, उस बिल्डिंग की छतों पे, उस बिल्डिंग के साइड पे आपने करके उसको कॉम्पनसेट लाजमी करना है बाय लॉ। अच्छा, लेकिन रियलिटी में रिजल्ट उससे भी बेहतर निकलता है। इन रियलिटी इट हैज ट्रिपल्ड द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल ग्रीन फुटप्रिंट थ्रू द यूज ऑफ स्काई गार्डन्स। Similarly, China is building 30 sponge cities that can soak up flood water and prevent disaster. ये मैंने आपको शुरू में वीडियो अटैच की हुई है। Porous asphalt pavements absorb the water and retains it, and it can also release the stored water when needed. Hebei City is one of the China's model sponge cities. Similarly, Amsterdam has become the bicycle capital of the world. It is equipped with an elaborate network of cycle paths and lanes, so much so that bikes have become the easiest mode of transportation. In China, the Guangzhou bus rapid handles approximately 1 million passenger trips daily, reducing vehicular emission. Other countries also need to follow suit to systemically eradicate the climate problem. तो ये इसके अलावा कुछ और भी आइडियाज हैं आपके लिए मेरे पास, जो मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किए। और भी एग्जांपल्स हैं इस तरीके की, सस्टेनेबल सिटी फुली चार्ज, या आई थिंक दिस वाज इन दुबई, या कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर। कोस्टारिका की एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है कोस्टारिका, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं। अ स्मॉल कंट्री बिग आइडियाज, ये बेसिकली ये भी कोस्टारिका के ऊपर टेड टॉक है। बर्लिन के ऊपर है ये, किस तरह वो स्पन सिटी मॉडल बना रहे हैं। ये भूटान के ऊपर है कि भूटान कैसे कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन नेगेटिव है। तो ये भी देखें, मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, बट इन अदर एसेज में भी, और इफ यू वांट टू एक्सपैंड ऑन समथिंग, फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा ऐसे है जो सिर्फ सॉल्यूशंस पे आ गया कि द वे फॉरवर्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू क्लाइमेट चेंज। तो उस पे ऑब्वियसली आपने फिर एक पैराग्राफ कॉजेज और मैनिफेस्टेशंस पे लिख दिया, एक दो पैराग्राफ आपने, मैक्सिमम दो या एक ही आइडियली आपने उसकी थ्रेट्स पे लिख दिया, बाकी फिर आपको पूरा ऐसे सॉल्यूशंस पे लिखना पड़ेगा। तो फिर जो रिसोर्सेज मैं आपको दे रहा हूँ ये एक्स्ट्रा, ये आपके काम आएंगे। अब हम पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं। हाउ शुड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज? पाकिस्तान नीड्स टू लीपफ्रॉग टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट मेथड्स। लीपफ्रॉग होता है कि आप बीच वाला छोड़ के आप डायरेक्ट जंप करते हो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे। मैसिव रिफॉरेस्टेशन थ्रू ड्रोन्स, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ नॉर्दर्न एरियाज, switching to renewable energy, improving supply chain to prevent food waste, developing sustainable and eco-friendly cities. In the light of these challenges and opportunities, Pakistan need to gear up its efforts to save environment. First, there is an urgent need for reforestation using modern tools such as seed-firing drones. Campaigns like Billion Tree Tsunami need to be scaled up. Second, there is a need for waste management strategy for mountainous areas, the lack of which has prompted communities to throw waste in the river or burn it. This leads to black carbon deposition on glaciers that accelerate its melting. Northern areas में चूंकि waste management system नहीं है, फिर वो deposition होती है कार्बन की वहां पे, और ग्लेशियर ज्यादा तेजी से मेल्ट करते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज के। Third, diesel vehicles should be banned in mountains as the incomplete burning of the fuel contributes to the rapid melting of the glaciers. Diesel एक बहुत inefficient fuel है। Fourth, there is a need to switch to renewable energy sources. There is a massive potential for solar energy in Thar and hydropower in the north, which can provide clean and cost-effective energy to Pakistan. Fifth, developing a resilient supply chain to prevent food from getting wasted, the average of which is 40% annually. 40% of waste in Pakistan gets wasted. उससे नुकसान क्या होता है? एक तो फूड प्रोडक्शन के अंदर जो आपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया वो, फिर फूड जब आप डंप करते हैं तो उसमें मेथेन रिलीज होती है, वो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है बहुत सारा। तो हमारी सप्लाई चेन में मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो वो एंड कस्टमर तक पहुंचने तक बहुत ज्यादा फूड जाया हो जाता है। शादी हालों में भी जाया होता है, दूसरे तरीकों से भी जाया होता है, लेकिन सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा जाया होता है। तो हमें एक एफिशिएंट अच्छी सप्लाई चेन बनाए ताकि ये इस तरह के मामले ना आए। लॉजिकल कनेक्टर। लास्ट, द मेजर सिटीज नीड टू बी रिवैम्प्ड टू मेक देम मोर वॉकेबल, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। दिस इज नॉट नेसेसरली एन लॉजिकल कनेक्टर, बिकॉज यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टर ऐड होने की जरूरत है। दिस इज नॉट लॉजिकल कनेक्टर। सो आप एक सेंटेंस इसमें ऐड कर सकते हैं इसके एंड पे। लास्ट कंक्लूजन। From the above discussion, it is clear that climate change poses a tangible threat to the collective survival of human beings. These tangible impacts are existential, economic, and political in nature. Together, these threats can end or severely limit all forms of human activity by making the planet inhospitable. From massive flooding to rising sea levels, lower agricultural yields to unburnable carbon,
and from mass migration to depletion of resources, climate change impacts all facets of life. In the light of these seemingly insurmountable challenges, the essay इंदर मैंने highlight नहीं किया हुआ, this is a difficult work. In the light of these seemingly insurmountable challenges, the essay has noted various solutions being devised by thinkers, innovators, business leaders, and politicians. Notably, technological, economic, and political solutions are indeed possible and practicable. New inventions disrupt the old technologies. अब कैसे समरी हो रही है उस चीज की, और बड़ी efficient word economy के जरिए. New inventions disrupt the old technologies. Better business practices incentivize the growth of these inventions, grid parity वाली बात, and political regulations accelerate the entire process. Another important aspect is to redesign our urban spaces, और नहीं आएगा क्योंकि third person में लिखना होता है, is to redesign the urban spaces to make human dwellings more sustainable. Many countries, including China, Turkey, and Germany, are already ahead in the game. Others need to catch up. But concluding rhetoric, otherwise, climate change will take everything by storm. Quite literally. Mic drop. So, ये लॉजिकल रीजनिंग आपने यूज की. अब मैं आज की थीम ग्रीनिफिकेशन से रिलेटेड है, और चूंकि क्लाइमेट से भी रिलेटेड है, लेकिन थोड़े से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज इसके अंदर आपको मैं एक्सपोज करना चाहूंगा. एक ये टेड टॉक है, इसके अंदर बहुत अच्छी है. आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस टेड टॉक एंड दीज टू एज वेल. ये अगर कोई सॉल्यूशंस पे इटसेल्फ कोई ऐसे आ जाता है तो आपके पास अब बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल होगा. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू गाइस वॉच द प्रीरेक्विजिट. सबसे पहले जो मैंने आपको प्रीरेक्विजिट वाली वीडियोस दी हैं, आप सबसे पहले वो देखें, फिर आप मेरा पूरा लेक्चर सुने, फिर जो मैंने आपको रिसोर्सेज हर लेक्चर में साथ लगाए उनको पढ़ें और उनको देखें, और फिर आप मेरा लेक्चर दोबारा देखें. तो आपकी इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा कमांड हो जाएगी. आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू गाइस. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच.